first, I want हाँ to जी। give you a demo of manifestation frequency change. ओके, करके दिखाऊं 1 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, I'm giving you an affirmation. Okay. Just say it and feel it. Okay. We'll start. I am the child of universe. I am the child of universe. So, कैसा लगता है? बिल्कुल। I am born to be happy. I am born to be happy. I am born to be rich. I am born to be rich, and that's why. That's all we think of. I'm born to be loved. I'm born to be loved. अब एक healing की affirmation है because every day we need to heal. Yes, for sure. I heal every day. I heal every day. एकदम feel करके send the signals. I heal every day. I heal every day. Okay. Now the next one is because as human beings we make a lot of mistakes and we are angry Yes. and other people may be angry Yes. with us. I am forgiven and I forgive. I am forgiven and I forgive. Now last affirmation. Yes. I am complete in myself. I am complete in myself. क्या आपने कभी देखा है अभी कि हाँ मेरे मेट्रो में नहीं आ रहा तो मैं टायर 2 टायर 3 सिटी में चला जाऊँ, कहाँ ले लूँ? भाई आपको लग रहा है, बट जैसे अगर आप जयपुर भी जाओगे, लखनऊ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ इन जगहों पे, और मेरे सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स हैं, इनफैक्ट आई नो बहुत सारे लोगों को, और कुछ फैमिलीज के जैसे लोगों ने बाय किया रिसेंट टाइम में प्रॉपर्टी, तो आई कैन टेल यू सस्ता वहां पर भी नहीं है। मैं भी वहाँ के हिसाब से महंगा नहीं, महंगा नहीं है भाई, वो रेट बढ़ गया है। भुवनेश्वर में भी, मैं भुवनेश्वर अभी था, भुवनेश्वर में भी आपको एक डिसेंट साइज में, मतलब 1100-1200 स्क्वायर फीट, वो जो एक 3 BHK अपार्टमेंट है, इट इज कॉस्टिंग अराउंड 2 करोड़ रुपीज। 2 करोड़ रुपीज। अब आप बोलोगे अरे भुवनेश्वर में कौन रहता है, भुवनेश्वर में क्या काम है? ब्रदर वहां पे भी रेट बढ़ गए हैं, एमिनिटीज बेटर हो गई हैं, लोगों के पास पैसा आया है, प्लस क्या ना कि उनके पास पहली बात तो अनरेगुलेटेड मनी थी। अच्छा भाई इतने सालों से वो कच्चे बिजनेस चल रहे हैं, तो क्या मनी बहुत है, और प्लस उनका जो पुश्तैनी घर था, तो उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक पूरी जनरेशन ने घर ही नहीं लिया, तो सारा पैसा कहाँ है? वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अभी गुड़गांव का यही है ना, गुड़गांव का लग रहा है गुड़गांव बहुत महंगा हो गया अक्रॉस इंडिया, मतलब मुंबई के बाद अगर कोई चीज महंगी है वो गुड़गांव है। क्योंकि मेरा जितना रिसर्च है, मतलब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं हर जगह के रियल एस्टेट के बारे में इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते थोड़ा सा होता है कि कोई किसी दोस्त ने वहाँ ले लिया तो पता लगता है। आप किसी चले जाओ, पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, बैंगलोर में 3 साल पहले मेरे दोस्त ने करीबन कितना 80 लाख का लिया था, आज वो 160 एक 60 का है, एट द सेम टाइम उसको मिला नहीं अभी भी, तब भी ये रेंज है उसकी वहाँ पे। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपको कहने की बात है कि हर जगह रेट बहुत प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। हाँ, आपके बजट में क्या है, ऐसे भी होगी, कुछ पॉकेट्स होंगी। जयपुर चले जाओ, जयपुर में आप जाओगे, जयपुर के बाहर सारा आपका टोंक रोड के बाहर जगतपुरा हो गया, ये सारे मेन एरियाज हो गए आपके, आप उसमें चले जाओ, उसमें भी कम रेट थोड़ी ना है। आपके पास जो बजट है, अगर आपके पास 20 लाख है, आप 20 लाख के साथ प्रॉपर्टी देख लो, आपके पास 40 लाख है, आप 40 लाख से प्रॉपर्टी देख लो, आप अपने रेंज में प्रॉपर्टी देख लो। मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है, जो हम डिस्कस करते हैं कि भाई छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप बाय कर लो, फिर जब आप 5-7 साल बाद जब थोड़ा बढ़ जाए आप ले लो। छोटी प्रॉपर्टी की खूबसूरती है कि भाई अब वो बिक भी जाती है, रीसेल हो जाती है, आदमी उतना सोचता नहीं। 2 करोड़ का डिसीजन लेने के लिए पक्की बात है कि आदमी लोन मिलेगा, 2 करोड़ रुपए कमाने के लिए और सेव करने के लिए उसने कभी 5 करोड़ कमाए होंगे, टैक्स लगा के सब हटा के खर्चे, तब जो 2 करोड़ कमाए होंगे। 30-40 लाख में क्या होता है कि भाई ठीक है, कुछ पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकी है, कुछ कहीं से पुराना डिस्प्यूट का पैसा था, कुछ ओवरऑल पैसा आया, आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करना जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस को आपने इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, ये सर कुछ ही लोग कर पाते हैं, और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो बहुत जरूरी होता है। मेरा एजेंडा ही है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जानना, जिससे एक कॉमन मैन भी सीख सके कि अगर कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन आती है तो कैसे वहां पर डील किया जाए। तो इसीलिए हमारा मिलना हुआ है। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि खासकर हमारे जो वैश्य समाज है, हाँ जी, उसका कोई फैशन से कोई तालमेल नहीं है। मतलब फैशन फिटर्निटी ये कहती है यार ये जो बनिए लोग हैं इन्हें ना इनकी लुक्स नहीं होती। हाँ जी। और आज मैं कहूंगा कि लोग पागल है। मतलब जब मैं रैंप पे चलता हूँ इतना चेयर अप होता है, कहते हैं यार ये सब मॉडल्स को फेल कर देता है। इवन मेरी कई फीमेल मॉडल्स है जो सुपर मॉडल्स है, वो कहती है यार तू शो खा जाता है। सर कॉन्फिडेंस इज द की। यस यस। आपका बिजनेस प्योरिटी और ट्रस्ट पर निर्भर करता है। रियल एस्टेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉमन मैन कैसे जज करे कि उसे कहाँ और कैसे वो ट्रस्ट कर सकता है? भारत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी चीजें फिल्टर होती जा रही है। जैसे आपके यहाँ भी रियल एस्टेट में रेगुलेटरी बॉडीज बन गई है। यस, जैसे हाँ रेरा है जो, तो अभी बहुत अच्छा, मतलब लोगों के लिए काफी क्लियर है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। जैसे पहले पता होता था ये पैसे लेगा भाग तो नहीं जाएगा बंदा, डिलीवर करेगा नहीं करेगा, तो बहुत सारी चीजें आसान होती जा रही है। ओके,
वो तो है सर। अब आपका ब्रांड जो है वर्ल्ड फेमस है, आपके हिसाब से ब्रांडिंग और रेपुटेशन का रियल एस्टेट में कितना मैटर करता है? नहीं, डेफिनेटली आपकी ब्रांडिंग आपकी क्रेडिबिलिटी शो करती है। जब हमारे यहाँ कोई वर्क लेने आता है, वो कहता है असली चांदी और सोने का वर्क सिर्फ कैलाश चंद वर्क वाले पर मिलेगा, तभी वर्किंग के नाम से जाना जाता है। डेफिनेटली। और मैं अपने साइज को बड़ा यूनिफॉर्म रखता हूँ। जैसे पहले हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था जो हाथ से बनता था, उसमें कोई साइज छोटा होता था, कोई बड़ा होता था, प्योरिटी का पता नहीं होता था। ये सारी चीजें हमने मतलब क्लियर करी और आज हम बहुत अच्छा सबसे नंबर 1 वर्क डिलीवर करते हैं। ऐसे जस्ट लाइक रियल एस्टेट में है मेरे हिसाब से। तो बहुत रेपुटेड बिल्डर है तो वो बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करेगा और कंज्यूमर के फेवर में ज्यादा बात करेगा। ओके सर, आपके बिजनेस में भी डिमांड और सप्लाई का गेम है। रियल एस्टेट में भी मार्केट ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं? नहीं, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उसके आसपास इकोसिस्टम क्या है, प्लस अगर हम रियल एस्टेट के संदर्भ में बात करें तो हम देखते हैं सराउंडिंग्स क्या हैं, आने वाले क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने आप ही क्लियर कर देती हैं कि आने वाला टाइम बहुत सुनहरा हो सकता है इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यही वाली चीज हमें वर्क में भी पता होती है। हमें टारगेट ऑडियंस पता होते हैं अपने सारे। जैसे हमारे वर्क पर्टिकुलर जैसे राजस्थान है, मथुरा है, ये स्पिरिचुअल प्लेसेस है। हमें पता है वहां पे वर्क जो लगेगा वो हनुमान जी पर चढ़ेगा, उसका चोला, तो उसका माइक्रोन हम ज्यादा रखते हैं। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो हमें रखनी पड़ती हैं और वही रियल एस्टेट में भी लागू होती है। बिल्कुल सर। क्या आपने बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर हाँ तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या लैंड, आपकी क्या पर्सनल फेवरेट चॉइस है? हाँ, डेफिनेटली बिना रियल एस्टेट के तो मैं कहता हूँ कि किसी का भी प्रोफाइल एनहांस नहीं हो सकता, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों का बैलेंस, आप एक तो बिजनेस कर रहे हैं प्लस रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बहुत ही अच्छा होता है और वो लगातार ग्रो करता है। और मेरी पर्सनल चॉइस तो जो प्लॉट्स आते हैं हाँ जी, वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और मैं उनमें ही इन्वेस्ट करता हूँ। लैंड इज द फर्स्ट, लैंड, यस, इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस रहती है। आजकल एआई और टेक्नोलॉजी हर फील्ड को डिस्टर्ब कर रही है, इंक्लूडिंग पेटेंट फाइलिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी। आपके हिसाब से एआई किस तरह से इसको चेंज कर रही है, डायनामिक्स? सो आईपी फील्ड काफी जल्दी डिजिटाइज हुआ था इन कंपैरिजन टू अदर लीगल फील्ड्स। तो हमारी फाइलिंग डिजिटाइज हो गई थी प्री कोविड। Okay. So during COVID also there were applications being filed, like unlike court system which came at a later stage. And then there was a lot of softwares जिनको यूटिलाइज किया जाता है एनालिटिक्स के लिए पेटेंट की। तो AI इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन बहुत पहले से है पेटेंट एप्लीकेशंस में। नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टू अ पार्ट कि अगर हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है तो AI जो है वो बहुत फास्ट करके दे देता है। सो आई वुड से the consideration on the timeline is getting better. Okay. I will not rule out the possibility of human effect, क्योंकि आप जब ड्राफ्ट करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन को तो कितने पॉसिबल वर्जन्स में उसको करना है और हर इनोवेशन नया है। तो AI का जो मॉडल है वो इस पे रन करता है कि बेसिकली वो स्टैट्स रीड करेगा, फैक्ट्स रीड करेगा, एक बिहेवियर पैटर्न रीड करता है एंड उसके बेसिस पे वो इंटरप्रिटेशन देता है। तो हर बार हमारा पेटेंट एप्लीकेशन जो हम फाइल कर रहे हैं क्लाइंट के लिए वो एक नई इनोवेशन है। तो उसमें AI इंटीग्रेशन हेल्पफुल हो सकता है टू प्रिडिक्ट इट बेटर, बट कंप्लीटली रूल आउट कर देगा उस पूरे प्रोसेस को, या लाइक वी आर सेइंग कि रोबोट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में सब कुछ रूल आउट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट ऐसा कुछ होने वाला है। ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड, राइट। Being well groomed improve confidence in negotiation, whether for a job, property or a business deal? बिल्कुल भरत जी, आई थिंक इफ यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड, हम सबको ये बात पता नहीं है वैसे कि लाइफ में और हम सबकी इंडिविजुअलिटी में कोई एक चीज होती है जो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर पंप करती है। कोई एक चीज आपके अंदर होगी, आप सोच के देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लिए आपको बोलूं, अगर मैंने अपनी वॉच नहीं पहनी किसी मीटिंग पे जाने के लिए, तो मुझे समहाउ ये सुपरस्टिशन नहीं है,
कहीं ना कहीं ये मुझे लगेगा कि कुछ मिसिंग है मेरे Missing अंदर, है कुछ, हाँ, और जब कोई चीज मिसिंग होगी वो आपका कॉन्फिडेंस लैक करेगी। बिल्कुल सिमिलरली मैं आपको अपने अंदर ही एक चीज और बता देता हूँ, इज टू डू विद माई हेयर। बिल्कुल। जिस दिन मुझे कभी लगता है माई हेयर आर नॉट डन वेल, मुझे लगता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सेम विद मी है ना। तो देखा, अब आपने एकदम चीज ये हाँ, बात बताई, बिल्कुल। तो शायद आपने इसको इतने डेप्थ में ना सोचा हो। आज मैंने आपको बोला तो आपने एक सेकंड तो सोचा कि मेरा ये है mind में मेरे आया, लिए। हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं फॉर गर्ल्स, कई बारी होती है ब्रेसलेट्स। कुछ गर्ल्स को मैं मिलता हूँ वो कहते हैं आई फॉरगॉट टू वेयर माय ब्रेसलेट, मेरा लकी चार्म है, या मेरा मुझे अच्छा एनहांस करता है, वो माइंड में चलता मुझे रहता है। कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा व्यूअर्स को भी कि अपने अंदर का वो एक कॉन्फिडेंट, जो आपके अंदर एक चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाती है ना, आपके अटायर में या आपकी लुक में, वो चीज आप पहले फिगर आउट करिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको ऐसे वक्त में भी आगे निकाल जाएगी जब आपको कोई चीज सही नहीं जा रही होगी ना इन अ कॉन्वर्सेशन, बट आपको पता है कोई चीज, मैं कहूँ आई एम लुकिंग गुड, या मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, या मेरे कुछ है, तो another third thing I'll tell you is about me only is I'm a very person, I like to keep a clean shaved kind of a look, right? ये मैं आप में भी अक्सर देखता हूँ, Yes, sir. और sometime I feel ना I have a stub or I have not shaved or something, ऐसा कुछ मुझे उसमें भी लगता है that I'm lacking somewhere in my confidence, I need to be clean shaved and well dressed. Yes, sir. So आपके सवाल का जवाब बिल्कुल है ये सही कि बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस डील्स, नेटवर्किंग, इन सब चीजों में आपका कॉन्फिडेंट होना, और कॉन्फिडेंट आप तभी होंगे जब आपके अंदर वो एक आपको फुलफिलनेस है कि आपके अंदर वो चीज कंप्लीट है। और सेकंड सेगमेंट आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड करेगा आपकी नॉलेज से। सर, पेंटिंग से स्विच करके टैटू में आना, हाँ ये जर्नी कैसी रही आपकी? था तो डिफिकल्ट, एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में स्विच करना। हाँ, और वो भी ऐसे में जिसमें रिस्क ज्यादा था थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। एक शो आता था मायामी इंक, हाँ जी, तो उसमें जो आर्टिस्ट थे हाँ जी, पेंटिंग भी करते थे और टैटू भी करते थे, ओके, तो वहां से मेरे को लगा कि मुझे टैटू करना चाहिए, अच्छा, तो वहां से मैंने अपनी लाइन स्विच की। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग में पेंटिंग ही की, ओके, और साथ में रात में रुक के, यानी रात में जैसे पेंटिंग करके आया मैं हाँ जी, 7-8 बजे शाम को, फिर उसके बाद मैंने 9-10 बजे टैटू स्टार्ट किया, पूरी रात टैटू करके। अच्छा, तो ऐसे मैंने धीरे धीरे करके जब मेरे पास रेगुलर कस्टमर हो गए, तो फिर मैंने एकदम ही पूरा स्विच कर दिया। जो मेरा बैकग्राउंड था फिल्म लाइन का, जो फिल्म के जो बोर्ड बनते हैं, हाँ जी, तो उस लाइन के आर्टिस्ट जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनको भी उनसे क्रिएटिव आप- बहुत पसंद है। हाँ, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है उनमें। हाँ जी, 1 इंच के फेस से लेके चाहे आप 50 फीट का फेस बनवा लो उनसे, हाँ जी, तो पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। हाँ, आपका सर पोर्ट्रेट आपका स्पेशलिटी है, हाँ, तो वो portrait तभी वहां से निकल स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि उसमें भी मूवीज के बैनर में भी हम बड़े बड़े फेस ही बनाते थे, हाँ जी, तो वहां से ही पूरा एक्सपीरियंस था मुझे फेस का, तो वही चीज मैंने टैटूइंग में डाली। यहाँ पर वो कर लिया, और हाँ जी, आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं एक मुकाम तक पहुंचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे। सर, आपके हिसाब से टैटू और रियल एस्टेट डिसीजन लेने में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? देखो, सबसे पहले यही है कि अच्छे टैटू आर्टिस्ट को ढूंढना और बिल्कुल। अच्छे ब्रोकर को ढूंढना। एक सेकंड सर, सिर्फ एक सेकंड हुआ सर। अगर आपको टैटू आर्टिस्ट ढूंढना है तो आपको तो जरूरत है नहीं, सर यहाँ बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि कहाँ मिल सकते हैं सर। अब इनसे पूछते हैं सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अच्छा ब्रोकर प्रॉपर्टी में, हाँ जी, अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं मिला तो टैटू खराब, अच्छा हाँ। ब्रोकर नहीं मिला तो सारा पैसा खराब। पैसा करा, बिल्कुल सही। तो यही चीज है, अच्छी तरह रिसर्च करो हाँ जी, हर चीज की। प्रॉपर्टी लेनी है या टैटू करवाना है, दोनों कॉमन है। हाँ जी, दोनों में गलत हाथों में जाओगे तो तो नुकसान होगा। मेरा हमेशा से एक सपना था एंड मेरे लिए हमेशा से एक टारगेट था कि मैं जिस इंडस्ट्री में जाऊं मैं उसकी टॉप फील्ड में जाऊं, एंड आई थिंक विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ ऑल्सो, ये मेरी हार्ड वर्क भी थी कि आई जॉइंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, जहां आज की डेट में हर युवा या फिर हर कॉर्पोरेट इंसान जाना चाहता है। तो मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर एकदम परचम के ऊपर जाके, छोटी के ऊपर जाके छोड़ा था, एंड तब मैंने स्टार्ट किया एक रेस्टोरेंट, एक माइक्रो ब्रूरी विद माय हस्बैंड। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज द ओनली फीमेल ब्रूप्रनर, दिल्ली की पहली माइक्रो ब्रूरी हमने सेटअप की। एंड जब ये सब हो गया था तब मेरी लाइफ का तीसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ, जहाँ जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की।
So I've done serial with ZTV, Amazon, जैसे आपने बोला मैंने बहुत Yes. म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। Yes. मैंने मल्टीपल टाइम्स कान फिल्म फेस्टिवल जा चुकी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, रेड कार्पेट पे वॉक किया। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ to be one of the few Indian actresses to open the show in Paris Fashion Week. प्रिंसिपल होने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले ये एहसास करना कि आप खुद एक बच्चा हैं, हाँ, एक टीचर हैं, एक पेरेंट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स बिफोर यू थिंक यू आर द प्रिंसिपल. ओके. And then comes another role. You are the intermediary between staff and the management. So you have to understand the management's aspirations. What is the vision for the school? Understand their vision and then add on to it or discuss with them in case you want something else to be added to their vision. Likewise, you understand the parental aspirations. What do the children want? Children sometimes do not even know all the talents. So you provide opportunities for them to discover new potential, let them create it, and then be with them in the journey. And please teach everybody. Let your children overhear the good things that you can say about them. Don't criticize them ever. And if the children grow with this kind of self-acceptance that we are whatever we are, our parents consider us good. They don't judge us by marks. Yes. They don't judge us by talent. If this child dances very well, why am I not such a good dancer? Whatever I do, they are ready to accept it. With my flaws, with my talents, with no talent also, in my own eyes or parents' eyes, but they love me unconditionally and they don't judge me for that. And I've seen so many children who are sometimes in the back of a stage, later in life take the front stage and do it so well. Yes. So education or being a principal is about believing in each child. Okay, great. That is all. That's all. आपको इंस्पायर किसने किया डिप्लोमेट बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए? इंस्पिरेशन क्या थी सर? देखिए मेरा इंटरेस्ट हमेशा से विदेश नीति में रहा है ओके. और मैं चाहता था कि किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समझना चाहता था हाँ जी. दूसरे देशों की सभ्यताएं, उनके कल्चर, उनका जो पॉलिटिक्स है, वहाँ किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट हमारा सर्व हो सकता है, हाँ जी. कैसे इंटरेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन बढ़ सकते हैं. हाँ जी. 1991 में जब मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड कमिश्नर था तो भारत ने उसी वक्त 93 में मैं गया, बट 91 में भारत ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करे थे. ओके. तो उस वक्त दुनिया के पास ये बताने के लिए कि भारत कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हाँ जी. जैसे आज एक भारत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत से हुआ है. तो ये सब चीज़ें डिप्लोमेट्स करते हैं ओके. ताकि भारत में लोगों का इंटरेस्ट जगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड लाएं यहाँ पे, हमारे रिश्ते दूसरे देशों. सर आपने जैसे कहा इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती गई है, ऐसी क्या पॉलिसीज या अरेंजमेंट हुए हैं कि इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट बहुत स्ट्रांग हुई है? देखिए इंडिया की रियल एस्टेट जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, यस. स्पेशली बॉम्बे वगैरह में, दिल्ली में, तो सब जगह बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. हाँ जी. लेकिन क्योंकि ये सब रिलेटेड होता है आपकी इकोनॉमी के साथ, हाँ जी. दूसरे देश तभी आएंगे जब यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं. तो उनको अपने ऑफिस बनाने हैं, अपनी फैक्ट्रीज बनानी है, अपनी बिजनेसेस को खड़ा करना है, तो उस सब के लिए उनको रियल एस्टेट चाहिए होती है. हाँ जी. तो रियल एस्टेट की प्राइसेस वजह से बढ़ती है. भारत में पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था हाँ जी. फॉरेन कंट्रीज का, लेकिन इसमें हमारे जो गल्फ कंट्रीज के पार्टनर, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान, सऊदी अरेबिया, जितने भी कंट्रीज हैं, ये लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं. हाँ जी. हमारे यहाँ भारत में ट्रम्प का भी कंपनी का खर्चा है, इम्पीरियल ग्रुप जो है, हाँ जी. उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी इन्वेस्टमेंट है. हाँ गुड़गांव में. तो सर. गुड़गांव में. ट्रम्प तो इस का. तरह से जगह जगह कंपनी जो है, हमारा ग्रुप है तो हाँ यूएई जी. का, वो बहुत इतना बड़ा. बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है. यस सर. तो इससे क्या कि उनको इंटरेस्ट लग रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि भारत की प्रॉस्पेरिटी जो बढ़ी है लोगों की पॉलिसीज की वजह से कही है, गरीबी से लोग बहुत बाहर आए हैं, करोड़ों लोग. हाँ जी. तो ये सारी चीज़ों से लोगों को लगता है कि कंज्यूमर मार्केट बड़ा है यहाँ पे. ओके. तो वो डिफरेंट सेगमेंट में अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं. अब आप देख रहे हैं कि आजकल हर एक चीज़ लग्जूरियस मिला, लग्जूरियस प्रॉपर्टी यस सर. है ना. तो वो एक अलग सेगमेंट को वो करते हैं. कैटेगरी. एक ऑफिस स्पेस इज डिफरेंट सेगमेंट. तो उन हर एक कंपनी और एक कंट्री जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, वो ये देख रही हैं कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है. हाँ जी. एनआरआईज हैं हमारे 30 से 35 मिलियन, सब वो इंडिया में खरीदते हैं प्रॉपर्टीज को. क्योंकि बाहर उन्हें उतना नहीं मिल सकता. उतना नहीं मिलता, प्लस एक इमोशनल कनेक्ट. यस सर. इमोशनल अपना देश है भाई, अपने बच्चे होंगे, जिसका फैमिली है, फादर हाँ हैं, जी. तो उनके बढ़िया सा घर बना दो. आप केरला जाइए, हाँ जी. जितने हमारे गल्फ के लोग हैं बेचारे सारा पैसा यहाँ भेज करके बड़े बड़े घर बनाते हैं. यस सर. तो ये तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है ना. हाँ जी, तो वो investment. रियल एस्टेट में हो गया, तो इसलिए रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं. मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड रही है. अच्छा. From being an entrepreneur, then into politics, then Okay. again starting another journey as an entrepreneur.
ओके सो हम जब मैं राजनीतिक दौर में भी थी तो हमने समाज के लिए बहुत काम किए थे, हाँ जी, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत काम किए थे। तो हाँ हम जी। कई जगहों पे लगता था कि दिल्ली में पानी है, अगर है तो वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कुछ सालों में खत्म होने लायक है। ओह, हम कुछ झीलों पे जाते थे, वहाँ देखते थे बहुत ही गंदगी होती थी। हाँ जी, तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हम इन्वायरमेंट इश्यूज पे काम करें। हम्म, तो हमने कुछ अपने मित्रों की मदद से कुछ ऐसी दवाइयाँ और टेक्नोलॉजीज ईजाद की जिसका हमें पायलट प्रोजेक्ट मिला Okay. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, Great. और हमने रोहिणी की सेक्टर 3 झील से शुरुआत की। ओके, आज 5 साल हो गए हैं Okay. और Great. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। हाँ, मैंने दिल्ली में 18 झीलों को रिवाइव किया है। वाओ, नॉट ओनली इन दिल्ली, वी आर वर्किंग विद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, we are working with Noida authorities, and we are working under CSR funding with Ministry of Petroleum. आज से लगभग 17-18 साल पहले देखें तो पब्लिक स्पीकिंग नाम की कोई चीज थी नहीं थी सर, ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी सर, ठीक है, बिल्कुल, तो जब मैंने क्लासेस देनी शुरू करी तो हाँ। सबसे पहले मैंने माइक का अरेंज करना शुरू किया कि मैं कर सकता हूँ और मैं करा सकता हूँ। ओके, ग्रेट, ठीक है, और ये इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव था नहीं, हाँ जी, और इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब लोगों का बहुत प्यार बहुत। सर वो दिखता है आपकी जर्नी में, दिखता है कि वो प्यार है, बरकरार है और वो बढ़ता जा रहा है। इस पब्लिक स्पीकिंग की वजह से ही मैंने रेडियो प्रोग्राम्स किए, ओके, टेलीविजन शोज होस्ट किए, रियलिटी शोज होस्ट किए, इससे पहचान मिली, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ जो मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की थी ना, वो सब चीजें मिली। तो बहुत लोग स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उनके लिए आपके सबसे इफेक्टिव टिप्स क्या होंगे? ये तो आपने मेरी रोजी रोटी पे सवाल उठा दिया। हाँ सर, सब तक पहुंचना चाहिए ना गाइडेंस आपकी। ठीक है, मैं आपको 2 या 3 शानदार हाँ, टिप्स बस। बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा उसका। हाँ। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है और वीडियो में साफ साफ बोला है कि हमारे यहाँ पे ना इस तरफ लो कॉन्फ्रेंस का फेविकॉल लगा होता है और यहाँ पे फेविक्विक लगा होता है। दिल तो कहता है उठ उठ उठ, ये दोनों कहते हैं बैठ बैठ बैठ। दिल तो कहता है उठना, ये दोनों कहते हैं बैठना। दिल फिर से कहता है उठ, तू कर सकता है, ये कहता है बैठ जा, कुर्सी तेरे लिए, और आपके बम जीत जाते हैं। बस यही लड़ाई सबसे पहले आपको जीतनी है। करूं या ना करूं में अगर आप ज्यादा सोचने लग जाएंगे ना तो आपका फैसला नो में आने वाला है। तो इसका एक तरीका होता है, पहली टिप, सोचो मत, उठो और कर दो, कर दो। बिल्कुल, ठीक है, नतीजे पहली बार में अच्छे नहीं है। ठीक है, ये तो की पहली टिप। दूसरा हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्रूमिंग में अपने कपड़े, जूते, बालों के स्टाइल, मेकअप, ये इस पे ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप ध्यान दीजिए आई कांटेक्ट पे, आप ध्यान दीजिए वॉइस पे, आप ध्यान दीजिए बॉडी लैंग्वेज पे। क्योंकि हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो इसको पहले देखते हैं कि आप नजरें मिला के बात कर रहे हैं कि नहीं, कि आपकी वॉइस अच्छी है कि नहीं। ओके, ये सब चीजें। और एक और टिप देता हूँ छोटा सा, बिल्कुल सर, कि जितना ज्यादा आप नए और मेच्योर और कामयाब क्राउड में जाओगे ना, मैं आपको भरत भाई एक बात बताना चाहता हूँ हाँ जी सर, कि ये सबके लिए है। बिल्कुल, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस की परीक्षा लेनी हो ना, हाँ, तो आप मशहूर या बड़े लोगों के सर्कल में चले जाइए। बिल्कुल, ग्लास उठाने में भी आपको परेशानी है, हाँ, उनके साथ बैठ के बात करने में भी क्या होगी, परेशानी होगी। आप गली मोहल्ले की शादी भी क्या होता है, शादी ब्याह में गए नाच कूद के आ गए। अब आप किसी एमएलए, एमपी, सेलिब्रिटी के शो में जाइए, आसपास और बड़े बड़े, आप तो मतलब हाथ पर पैसे हिल जाएंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है, जाइए, उनके करीब जाइए। एक तो मोटिवेशन मिलती है, दूसरा अंदर से जो है आपको आता है हाँ। तो ये सब चीज आप करके देखिए। सर पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिन और डिमांडिंग प्रोफेशन है, आपके हिसाब से एक पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे जरूरी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? यह बात सही है कि पुलिस प्रोफेशन एक दायरे तक सीमित है। हाँ। दायरा इन द सेंस जिसको हम बेल्ट की नौकरी कहते हैं, जो नियम और कायदे हाँ जी, पुलिस फोर्स के लिए होते हैं, वो आम डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं होते, इसलिए बेल्ट की नौकरी को स्पेशल कहा जाता है। हाँ जी। इसमें सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से पेशेंस है। ये जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं लाइफ में, कुछ डिसीजन होते हैं अगर वो सही लिए जाए तो ही आप आगे सक्सेसफुल बन सकते हैं। वही डिसीजन मेकिंग सीखने सर हम आपसे आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा ये डिसीजन इन फ्यूचर हाँ जी, बेस्ट होगा। हाँ जी, हालात पर डिपेंड करता है कि उस वक्त हमारे लिए क्या सही है, बिल्कुल सर, और फिर अपने डिसीजन को गलत नहीं होने देना, ये हमारे एफर्ट्स होने चाहिए। बिल्कुल, एफर्ट राइट डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है सर। हाँ जी, हालात पे डिपेंड करता है कि उस हालात में मुझे क्या डिसीजन लेना है। बिल्कुल, तो
इंडिविजुअल के हिसाब से वो उसका बेस्ट डिसीजन होता है। कभी किसी को अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा। पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिन और डिमांडिंग प्रोफेशन है। आपके हिसाब से एक पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे जरूरी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ये बात सही है कि पुलिस प्रोफेशन एक दायरे तक सीमित है। दायरा इन द सेंस जिसको हम बेल्ट की नौकरी कहते हैं, हाँ जी, जो नियम और कायदे हाँ जी, पुलिस फोर्स के लिए होते हैं वो आम डिपार्टमेंट्स अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं होते, इसलिए बेल्ट की नौकरी को स्पेशल कहा जाता है। हाँ जी, इसमें सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से पेशेंस है, ओके, क्योंकि कई बार हमें पब्लिक को फेस करना पड़ता है। हाँ जी, पब्लिक कोशिश करती है कि किसी तरह हम उकसावे में आए। हाँ जी, कई बार वो हम पे गाली गलौज भी कर देती है और गुस्सा भी हो जाते हैं। कई बार पुलिस को घेर भी लेती है। हाँ जी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? पेशेंस। पेशेंस। अगर हमारा पेशेंस टूट गया हम्म, तो समझो पुलिस फेल हो गई। हाँ जी, पेशेंस नहीं खोना है और मौके के हिसाब से और कानून के हिसाब से सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर। बचपन में मेरा कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो था। ओके, मैं अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में अच्छा फील नहीं करती थी। मुझे हर समय एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हावी रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, आई एम गुड फॉर नथिंग। बट फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में मेरी टीचर आई, जिन्होंने मुझे ये बताया कि जो दूसरे हमारे बारे में बोलते हैं वो सिर्फ उनका ओपिनियन है, यस, और जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम अपने आप को मान लेते हैं, वो हमारी रियलिटी होती है। सो वो Well उसकी said. फॉलोअर थी, तो वो इस बात में बिलीव करती थी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि जो लड़की 7th-8th क्लास तक बिल्कुल नहीं बोलती थी, मौका देखती थी कि कब मौका मिले और यहाँ से निकले और चुप जाए गई, मैं अपने स्कूल की 12th में हेड गर्ल बन गई। तो उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। फिर तो ऐसा ना कि आपको पता चल जाता है। And then जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे सारा का सारा सीक्रेट से रिवील हो गया। एंड इस तरह से एक अंडर कॉन्फिडेंस, या ये कहिए ऑलमोस्ट जीरो कॉन्फिडेंस से, जिसको खुद का ही नहीं पता था कि वो सच में कुछ कर पाएगी, वो आज मतलब एक सक्सेसफुल, मैं प्राउडली इस बात को कह सकती हूँ। और उस लेवल पर पहुँचना इतना आसान नहीं। तो मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस तो बढ़ रही है, लेकिन लोग अभी भी हेजिटेट करते हैं काउंसलर से मिलने में। क्या कहेंगे इस हेजिटेशन के बारे में? पिछले 4-5 सालों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आफ्टर कोविड हुआ? हाँ, कोविड की वजह से एक्चुअली लोग घर में जब थे तो वो इंटरनेट पे आ गए। हाँ जी, और उस टाइम पर जिस डिस्ट्रेस से वो गुजर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली इतनी डेथ हो गई थी, यस, पूरा महामारी फैली हुई थी और डरे हुए थे लोग, तो उनको समझ में आया कि फियर एक ऐसा इंटेंस नेगेटिव इमोशन है जो कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स ना फियर की वजह से भी हुई। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स जो आ रहे थे वो उनके डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से भी आ रहे थे। तो लोग ना अवेयर हो गए, इंटरनेट पे थे तो उन्होंने बहुत सारे गूगल पे देखा, यूट्यूब पर उन्होंने वीडियोस को एक्सप्लोर किया, तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ गई। और 4-5 सालों में पिछले वाकई बहुत बड़ा चेंज आया है, जो मैंने देखा है कि लोग अवेयर हो गए। कुछ इसमें बॉलीवुड का भी रोल है, जितना ओपन अप होने लगे हैं, क्योंकि जो भी कोई ऐसे फेमस फिगर्स, अथॉरिटी फिगर्स या कुछ भी ऐसे लोग जो है ओपन अप होते हैं, तो जनरल पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस आता है कि इस बारे में बात की जा सकती है और ये किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए हैं तो मेरे अंदर ही कुछ पर्टिकुलर कमी थी। अगर ये पर्सन अपनी फील्ड में इतना सक्सेसफुल है, पैसे वाला है, नेम फेम है, फिर भी डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन का संबंध केवल आपके कोई फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है और अलग अलग रीजंस की वजह से आ सकता है। तो लोगों में एक्सेप्टेंस भी आई है कि मेंटली सफर करने में भी कोई शेम या स्टिग्मा जैसी बात नहीं है। जिस तरह से बॉडी बीमार हो सकती है, माइंड भी उस तरह से बीमार हो सकता है। बॉडी का क्योर है तो माइंड का भी क्योर है, बट स्टिल अभी भी मैं कहूँगी अवेयरनेस और आनी बाकी है, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज को सुपरस्टिशन से जोड़ा जाता है, जहाँ पर कोई भूत प्रेत आत्मा या पाप कर्म सामने आ रहे हैं, पुराने जन्मों का कुछ आ रहा है, इन सब के बेसिस पर इंसान को बहुत सफर कराया जाता है और वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं दिलाते हैं, वो कोई टोने टूट के करते रहते हैं और उस पर्सन के लिए सफरिंग को बढ़ाते रहते हैं। तो अभी अवेयरनेस और आनी बाकी है। ज्योतिष एक विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, इति विज्ञान है। ज्योतिष एक विशिष्ट ज्ञान है, तो इसका सिर्फ कार्य बताना भर है, कर्म मनुष्य को ज्योतिषा नाम वेद चक्षु अस्ति, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। नेत्र ने कहा ये काले रंग का है, हाँ जी, ये लाल रंग का है, हाँ जी, नेत्र का काम खत्म। हाँ जी, नेत्र ये नहीं कह सकते। अब हमारा मन कहा कि नहीं यार ये सफेद बोल दो, तो नेत्र कैसे कमिट करेगा कि हम इसको सफेद बोल दें?
वो तो देख रहा है नेत्र की सफेद नहीं लाल ही है, तो लाल के अलावा फुल स्टॉप हो गया। अब हमारा मन कह रहा सफेद, तो अब इसको सफेद रंग में रंगवा दे, पीला रंग कहा तो पीला में रंगवा दे। अब ये व्यक्ति विशेष की विशेषता है, ना कि ज्योतिष विज्ञान की विशेषता है। ज्योतिष फिर कहेगा कि भैया ये लाल ही था, यानी वो तो ये ज्योतिष सही बस करता है। टू द पॉइंट, 2 दूनी 4 तो 4, न पौने न सवा। बिल्कुल सही। तो ये मतलब सिर्फ सूचना विज्ञान है, इंफॉर्मेटिव साइंस, सूचना विज्ञान। ग्रहाणि फलचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्य से तमेकम वेद से बिना। बहुत प्यारी सी सूत्र है। ग्रहों के फलाचार के विषय में मनीषिणः विद्वान जन सिर्फ सूचना दे सकते हैं। हाँ जी। वो ब्रह्मा भी उसको बदल नहीं सकता। I used to go to बंगला साहब every morning. Okay. बंगला साहब मतलब हर संडे टू संडे मैं बंगला साहब जाता था, वहाँ पे लंगर हॉल में प्याज काटने की सेवा करता था। तो एक्सपीरियंस हो चुका था प्याज कैसे काटने हैं, मतलब कटिंग चॉपिंग कैसे करनी है। तो मैं अपना चाकू खुद से लेके जाता था यहाँ से, वहाँ पे प्याज काटता था। तो मैंने कट्टे कट्टे प्याज मतलब पूरा बोरा भर के प्याज वहाँ पे काटे हैं। तो बंगला साहब में वहाँ पे देयर वाज दिस गाय जिसने बोला मुझे कि आपने होटल मैनेजमेंट कर रखी है। तो मैंने बोला नहीं करी नहीं है, सोच रहा हूँ। तो कहता कर लो आप। वो बंदा मुझे एक बार ही मिला। अच्छा। बाबा जी का वो होता है, इशारा होता है, साइन होता है। हाँ जी। तो वो बंदा एक बार ही मिला, कहता कि आप कर लो, आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा और आप बहुत अच्छा करोगे। तो दैट वाज द डे जिस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ मैंने होटल मैनेजमेंट ही करना है और मैंने शेफ ही बनना है। हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपना काम बंद होने से खुश होते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आ रहा है और उसके यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो हमें होता है कि जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका इलाज तो पिछला खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस, हम हर बार ये सोचते हैं कि इसका टेस्ट इस महीने पॉजिटिव। मैम क्या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स है जिन्हें इम्प्रूव करके इनफर्टिलिटी को रेडिकलाइज किया जा सके या इम्प्रूव किया जा सके? हाँ, डेफिनेटली अपना वेट मेंटेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है BMI कैलकुलेट करना। एब्सोल्यूट वेट कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, अपने हाइट और वेट के प्रपोर्शन में अपने वेट को रखना, रोज फिजिकल एक्टिविटी करना, डाइट ज़्यादा और कम इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ऑफ डाइट इम्पोर्टेंट होता है, प्रिजर्व डाइट ना खाना, और बाहर के खाने को रिस्ट्रिक्ट कर लो, हफ्ते में 1-2 बार कर लो, खा लो, मना नहीं है। शुगर को रिस्ट्रिक्ट कर लो, शुगर बहुत बड़ा कल्प्रिट है। डायबिटीज तो रैम्पेट है हमारे देश में, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना, फर्टिलिटी पे असर आएगा डायबिटीज का। और बाकी अपनी सोशल हैबिट्स जो है आपकी, देर रात तक मोबाइल देखना, टीवी देखना और पार्टियां करना, और उसमें अनलिमिटेड ड्रिंक करना, स्मोकिंग जो कि बहुत ज़्यादा आजकल कंटेजियस हो गई है, यूथ बहुत ज़्यादा कर रहा है, ड्रग्स के लिए भी सोचता है, वैपिंग तो सोचता है बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करती। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों को मॉडरेशन कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आजकल जर्नलिज्म काफी स्क्रूटनाइज्ड फील्ड बन गया है, आपके लिए सच और सेंसेशन के बीच बैलेंस कैसे बनता है? देखिए जर्नलिज्म आज की डेट में आईसीयू में है। ओके। मैं आपको साफ बताऊं, आईसीयू में इसीलिए है क्योंकि लोग खबर से ज्यादा खबर बनाने वालों के मुरीद हैं, खबर बनाने वालों की तरफ लॉयल हैं, खबर की तरफ लॉयल नहीं है। पहले शोज होते थे, हम भी दूरदर्शन पे देखते थे, बाकी चैनल्स पे देखते थे कि एंकर का खबर से कुछ लेना देना नहीं होता था। उनका काम होता था खबर बताना, उसको कैसे कोई असिमुलेट करके रिएक्ट करे उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम खबर दे भी रहे हैं और हम खबर को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। ये एक डेंजरस गेम है बहुत। ये एक ऐसी गेम है जिसकी वजह से जर्नलिज्म का नाम तो खराब हुआ ही हुआ है, और साथ ही साथ हमारे समाज में एक जो टेंशन है वो भी बढ़ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी मकाम पे ऊपर हूँ और बाकी लोग नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे हम एक ही सोसाइटी से हैं, हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि जो चीज जैसी हो रही है उसको वैसे रिपोर्ट किया जाए।
व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं ब्रॉड फ्रेम की बच्ची थी, फैट नहीं थी, बट इंडिया के अंदर अभी भी अगर आप देखें तो एक मिथ है कि जो ब्रॉड फ्रेम के हैं या तो वो मोटे हैं और जो छोटे फ्रेम के हैं वो पतले हैं, मतलब मोटा और पतले से ही डिफाइन किया जाता है। तो मैं जब स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा बुली होती थी एज अ फैट चाइल्ड, लाइक पीपल कॉल मी मोटी एंड ऑल, ठीक है, स्कूल में जब मैं थी। फ्रॉम देयर आई टुक दैट थिंग कि आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। आई स्टार्टेड माई जिमिंग कि अगर हम बात करें व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 6th, ठीक है, 6 से। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ऑफ कोर्स मैं स्पोर्ट्स में भी थी, डांसिंग में भी थी, यू नो ऑलवेज टॉप इन स्कूल, वेरी एक्टिव। बट प्रॉपर जिमिंग की अगर बात आप करें तो मैंने जिमिंग शुरू की, वहाँ से सीखा सब कुछ। एंड यू कैन नॉट बिलीव, मैं स्कूल से जब मैं घर जाती थी और घर से मैं ट्यूशन के बहाने जिम जाती थी, शटर खुद से खोलती थी क्योंकि उस समय दिन का जो टाइम होता था वो बंद होता था, आफ्टरनून का टाइम, ठीक है, तो वो उतना पॉपुलर नहीं था जैसे अभी हम मुंबई की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं खुद से खोलती थी, मैं 2 घंटे वर्कआउट करती थी, शटर बंद करती थी, फिर मैं ट्यूशन जाती थी, फिर मैं घर जाती थी। एंड आई वॉज हैविंग द 24 वेस्ट लाइन दैट टाइम till yet by God grace, you know, I have maintained that 24 inch of waistline. Yeah. आपकी 2 सबसे कीमती चीजें जो आप लाइफ में खरीदते हैं वो होती है एक अपना घर, और दूसरी होती है अपनी ज्वेलरी। आप मुझे तीसरी चीज बताइए जिसके ऊपर आप ज्वेलरी या प्रॉपर्टी से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो बाकी सारी चीजें आपका लाइफस्टाइल होती है, लेकिन ये चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं और ये सोच के करते हैं कि अगर ना करे नारायण, कल को कोई 19-20 समय आता है तो मुझे ये बैकबोन की तरह सपोर्ट भी करे। चीज की एक्चुअल कीमत आपको तब पता नहीं लगती जब आप उसकी खरीदी करते हैं। चीज की एक्चुअल कीमत आपको तब पता लगती है जब आप उसको वापस करने या बिक्री करने के लिए जाते हैं। आज जो हम ज्वेलरी ले रहे हैं, तो देखिए बुरा वक्त जब भी आता है तो कोई डोरबेल बजा के तो आता नहीं, बिल्कुल। तो हमेशा ये देखा जाता था ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, एक हमारे बड़े हमसे एक लाइन कहा करते थे, बड़ी क्लिकिंग लाइन है कि जेवर क्या होता है बेटा, नारी का श्रृंगार और पुरुष का आदर। एक मेंटोर होने के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप कौन से रोल में खुद को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं? पिछले कई वर्षों से मैं एडोलेसेंस एज की बच्चियों के साथ काम कर रही हूँ। पहले जूनियर्स में थी और अभी एलीट यूथ में हूँ। ओके। तो इस समय आपको पता है कि बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उनके शारीरिक और मानसिक चेंजेस इतने जल्दी हो रहे होते हैं कि उनके पास एक पेरेंट्स का होना या पेरेंट फिगर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो मैं अक्सर अपने बच्चों से जो मैं ट्रेन करती हूँ उनसे कहती हूँ कि बेटा वैसे तो आप बहुत लकी हो कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो और देश और विदेश में अपना नाम कमा रहे हो, लेकिन बाय द अदर एंड आप एक अनलकी पर्सन भी हो, अनलकी चाइल्ड भी हो। तो पूछती हैं कैसे? क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं, एक नॉर्मल बच्चा जब घर पे रहता है तो उसके पास ये ब्लेसिंग्स होती है कि वो कुछ भी सही या कुछ भी गलत कर रहे हैं तो वो सुपरविजन में है पेरेंट्स के, दादा दादी के। फोन इतने घंटे नहीं चलाना है, इतना टीवी देखना है, इतने बजे सो जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बता करके बाहर जाना है। तो लेकिन जब यहाँ होते हैं, हॉस्टल में बच्चे जब होते हैं, तो उनके पास वो पेरेंट फिगर नहीं है। जब वो ट्रेनिंग करके थक हार करके खाना खा करके अपने रूम में आते हैं, तो वो हो सकता है अपनी जो चीजों से गुजर रहे हैं अपने आसपास जो भी उनकी फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स, उनसे शेयर करते हैं, लेकिन वो भी तो सेम एज के हैं। बिल्कुल। एक गाइड करने वाला वहाँ कोई नहीं है। तो मैं कोच और मेंटोर की भूमिका दोनों निभाने की कोशिश करती हूँ, एक लाइफ कोच की भी भूमिका निभाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही जो एज है उस समय आपके पास एक पेरेंट फिगर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बच्चों से बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोज नहीं तो एक दिन छोड़ करके तो इस एज की बच्चियां, जो भी लड़के भी, उनसे बात करनी चाहिए कि वो किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, कौन सी बात है जो उनको पीछे लेकर के जा रही है या उनको खा रही है। हो सकता है वो अपनी फेलो फ्रेंड से या रूममेट से बात भी ना कर पाती हूँ, या कर पाती हूँ तो वो भी तो अधकचरा ही ज्ञान देने वाले हैं ना उनको। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो चीजें मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं भी एक हॉस्टलर थी और मैं बच्चों को इसलिए गाइड नहीं करती कि मैं बहुत सही हूँ, शायद मैंने उनसे ज्यादा गलतियां की हूँ। तो बस यही सोचती हूँ कि मेरे द्वारा की गई गलतियां शायद वो ना दोहराएं।